अरुणाचल प्रदेश के जंगलों पर लगातार बारिश हो रही थी। पेड़ों की घनी छाया के बीच सागवान की लकड़ी से बनी एक छोटी सी पुरानी पड़ती झोपड़ी खड़ी थी। उसके अंदर शेख है सेंटी के दो छाया के लगभग 12 साल का एक लड़का मेज पर बिखरे हुए सर्किट बोर्डों को घूर रहा था। उसका नाम आरव था। बचपन से ही वह जंगल में अपने दादाजी के साथ अकेला रहता था, जो सेना के एक पूर्व तकनीशियन थे और युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया से गायब हो गए थे। अपने दादाजी से आरव ने कोड पढ़ना, संचार उपकरण बनाना और मशीनों के काम करने का तरीका समझना सीखा था, जो उसे कभी स्कूल में नहीं सिखाया गया था। एक रात जब बिजली कड़की और झोपड़ी में रखा पुराना रेडियो बज उठा, तो दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। चौकी डेल्टा, हम फंस गए हैं, संचार टूट गया है, जो कोई भी सुन रहा है, हमें मदद की जरूरत है। आरव ने उस रेडियो को देर तक देखा। वह फ्रीक्वेंसी भारतीय सेना की थी। उसने उसे उस कॉल साइन से पहचान लिया जो उसके दादाजी अक्सर इस्तेमाल करते थे। लेकिन वह सिग्नल यहां तक कैसे पहुंच सकता है? वह एक पल के लिए झिझका, फिर अपने बनाए हुए उपकरण तैयार करने लगा। एक हाथ से बनाया हुआ एंटीना, सौर ऊर्जा से चलने वाली बैटरी और एक आपातकालीन ट्रांसमीटर। वह एक बात जानता था, वह चुप नहीं बैठ सकता था। और उस रात अनजाने में आरव ने एक बड़े साहसिक कार्य का दरवाजा खोल दिया था, जो उसकी और कई अन्य लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। बारिश की आवाज अभी भी तेज थी जब आरव अपने पुराने रेडियो पर छोटी सी घुंडी को समायोजित कर रहा था। दूसरी तरफ से कर्कश आवाज फिर सुनाई दी। इस आरव गाज दोनों के लिए कहा कर बार ज्यादा साफ थी। चौकी डेल्टा, निर्देशांक अज्ञात, उपकरण क्षतिग्रस्त, हम रास्ता भटक गए हैं। आरव ने अपने होंठ काटे। वह इस इलाके को अपनी हथेली की तरह जानता था। हर घाटी, नदी की धारा और चट्टानी पहाड़ी से वह परिचित था। अगर वे सैनिक सच में यहां कहीं खो गए थे, तो वे बड़े खतरे में थे। जंगल का उत्तरी भाग खाइयों और दलदलों से भरा था, जो बिना किसी निशान के कुछ भी निगल जाते थे। उसने दीवार पर लगी अपने दादाजी की तस्वीर को देखा। एक बूढ़ा आदमी, फटी हुई वर्दी और तेज नजरों वाला। अगर तुम किसी को मदद के लिए पुकारते हुए सुनो बेटा, तो यह मत पूछना कि वे कौन हैं, बस यह सुनिश्चित करना कि तुम मदद कर सकते हो। यह आखिरी संदेश था जो उसके दादाजी ने 2 साल पहले गायब होने से पहले छोड़ा था। आरव ने तेजी से अपना बैग तैयार किया, जिसमें एक पुराना नक्शा, उसका बनाया हुआ सिग्नल ट्रैकर और कुछ छोटी धातु की नलियां थीं जो उसने कबाड़ से बनाई थीं। वे हथियार नहीं, बल्कि सरल फ्लेयर्स जैसे प्रकाश संकेत भेजने वाले उपकरण थे। उसने एक पल इंतजार किया और फिर अपने रेडियो पर भेजने का बटन दबाया। चौकी डेल्टा, यहां जंगल का स्थानीय स्टेशन है। मुझे आपका सिग्नल मिल रहा है। अगर हो सके तो धुएं या प्रकाश का संकेत भेजें। मैं आपको रास्ता बताने में मदद करूंगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक भारी आवाज ने जवाब दिया। यह कौन है? बच्चे, मेरा नाम आरव है। मैं इस इलाके से बाहर निकलने का रास्ता जानता हूं। हवा में फिर से खामोशी छा गई। आरव ने सोचा कि कनेक्शन टूट गया है, जब तक कि वह आवाज धीरे से नहीं बोली। ठीक है, जंगल के आरव, अगर तुम हमें यहां से बाहर निकालने में मदद कर सकते हो, तो हम तुम्हारे जीवन भर के ऋणी रहेंगे। आरव थोड़ा मुस्कुराया। उसने अपनी बनाई हुई टॉर्च जलाई और झोपड़ी से बाहर उत्तर की ओर देखा। उसका नया रोमांच शुरू हो चुका था और घने पेड़ों के पीछे कोई या कुछ उसके पहले कदम पर नजर रख रहा था। सुबह का कोहरा पेड़ों को ढंके हुए था जब आरव ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी और हड्डियों तक चुभने वाली ठंडक थी। उसके हर कदम से गीली मिट्टी पर निशान बन रहे थे, जबकि कीड़ों और जंगली पक्षियों की आवाजें धीमी धीमी सुनाई देने लगी थीं। उसने अपने हाथ में पकड़े ट्रैकर को देखा। कंपास की सुई धीरे धीरे उस हल्के सिग्नल का पीछा कर रही थी, जो सैनिकों के रेडियो से आ रहा था, जिसे उसने रात में सुना था। सिग्नल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह निश्चित था, इसका मतलब था कि वे अभी भी जीवित थे। 2 घंटे चलने के बाद आरव एक छोटी नदी के किनारे पहुंचा। वह अपनी पानी की बोतल भरने के लिए रुका और एक बड़े पत्थर के ऊपर अपना बनाया हुआ प्रकाश संकेत उपकरण जलाया। एक हल्की नीली चमक आकाश में फैल गई। यह एक ऐसा संकेत था जिसे आसानी से पहचाना जा सकता था, अगर किसी को पता हो कि क्या ढूंढना है। थोड़ी देर बाद उसके पीछे एक टहनी टूटने की आवाज आई। हिलो मत। आवाज दृढ़ और अधिकारपूर्ण थी।
झाड़ियों के पीछे से थके हुए चेहरों और कीचड़ से स्ने कपड़ों वाले दो वर्दीधारी आदमी निकले। उनकी बंदूकें जमीन की ओर थीं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी सतर्कता थी। आरव ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए। आप लोग चौकी डेल्टा से हैं? उसने सावधानी से पूछा। उनमें से एक, जिसके बाल छोटे थे और कंधे पर रैंक का चिन्ह था, ने उसे आश्चर्य से देखा। तुमने कल रात संदेश भेजा था? हमने सोचा कि यह एक जाल था। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। मैं यहीं रहता हूं। मैंने आपका सिग्नल सुना। आप लोग रास्ता भटक गए हैं, है ना? उस आदमी ने अपनी बंदूक नीचे की ओर एक लंबी सांस ली। हमारा नक्शा और मुख्य संचार उपकरण खो गया है। हमारी टीम के 2 लोग अलग हो गए हैं। हमें लगा कि इस इलाके में कोई आबादी नहीं है, आमतौर पर नहीं होती। आरव ने पेड़ों को देखते हुए कहा। लेकिन हाल ही में मैंने कई अजनबियों को जंगल में आते देखा है। वे न तो सैनिक हैं और न ही शिकारी। दोनों सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। तुमने उन्हें कहां देखा? आरव ने उत्तर पश्चिम की ओर इशारा किया। पुरानी चौकी के खंडहरों के पास वे भी ट्रांसमीटर जैसे उपकरण ले जा रहे थे। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। हवा के झोंके के साथ गीली मिट्टी और सड़ी पत्तियों की गंध आई। सैनिक ने आरव को गंभीरता से देखा। अगर यह सच है तो हमें वहां जाना होगा, लेकिन हम अपने 2 खोए हुए साथियों को नहीं छोड़ सकते। आरव ने उन्हें बारी बारी से देखा। वह इस जंगल को वैसे ही जानता था जैसे वह खुद को जानता था। अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं उन्हें खोजने में आपकी मदद कर सकता हूं। और अपनी जिंदगी में पहली बार आरव सिर्फ जंगल का लड़का नहीं था, वह अब किसी बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा खतरनाक चीज का हिस्सा बन गया था। आसमान गहराने लगा था जब आरव उन 2 सैनिकों के साथ एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जो लगभग जड़ों और झाड़ियों से ढका हुआ था। एक सैनिक ने अपना परिचय दिया, लेफ्टिनेंट अर्जुन, चौकी डेल्टा की छोटी टीम का लीडर। दूसरा, हवलदार भीम, एक बड़े कद का आदमी था जिसकी कनपट्टी पर चोट का निशान था। वे चुपचाप चल रहे थे। केवल गीली पत्तियों और कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव आगे चल रहा था, एक छोटी टॉर्च लिए हुए, जिसकी रोशनी धुंधली थी लेकिन रास्ता दिखाने के लिए काफी थी। तुम्हें यकीन है कि वे इस तरफ गए हैं? अर्जुन ने धीरे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। मुझे मिट्टी में नए जूतों के निशान मिले हैं। आकार बड़ा है और किनारे पर रेशे के निशान हैं। शायद उनमें से एक घायल है। अर्जुन ने ध्यान से जमीन को देखा। आरव सही था, निशान ताजा थे, शायद 1 दिन से भी कम पुराने। वे तब तक चलते रहे जब तक कि वे एक नीची जमीन पर नहीं पहुंच गए जहां घना कोहरा छाया हुआ था। वहां गिरे हुए पेड़ों के बीच आरव को कुछ ऐसा मिला जिसने उसे अचानक रोक दिया। एक पहचान पत्र डॉग टैग एक नीची टहनी पर लटका हुआ था। उस पर नाम था सिपाही प्रसाद। भीम ने अपना थूक निगला। वह हमारी टीम का था। इससे पहले कि वे कुछ और बात कर पाते, आरव ने अचानक अपना हाथ उठाया, उन्हें चुप रहने का संकेत दिया। उसने कुछ सुना था, जानवरों की आवाज नहीं। पश्चिम से भारी और कई कदमों की आवाज आ रही थी। अस्पष्ट रूप से कुछ लोगों की तेजी से बात करने की आवाज सुनाई दी। सेना के लहजे जैसी नहीं, ज्यादा कठोर और टूटी फूटी। उनकी भाषा मिली जुली थी, कुछ विदेशी, कुछ स्थानीय। हम पीछे हटते हैं, अर्जुन ने फुसफुसाया। जल्दी से छिप जाओ। वे तीनों झाड़ियों के पीछे झुक गए, अपनी सांसें रोके हुए। पत्तियों के बीच से आरव ने 3 पूरी तरह से सशस्त्र लोगों को गुजरते हुए देखा, जो ट्रांसमीटर जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अपनी पीठ पर लंबे धातु के सिलेंडर ले जा रहे थे। आरव ने फुसफुसा कर कहा, ये वही लोग हैं जिन्हें मैंने पहले देखा था। वे अजीब सिग्नल भेजने वाले उपकरण ले जा रहे हैं। अर्जुन ने आरव को गंभीर नजरों से देखा। यह कोई सामान्य उपकरण नहीं है। हमें रिपोर्ट मिली थी कि एक विदेशी समूह इस क्षेत्र में कुछ खोज रहा है। उस समूह के गुजर जाने के बाद कुछ पल की खामोशी रही। अर्जुन ने भीम को देखा और धीरे से कहा, अगर हमारे 2 साथी सच में उनके द्वारा पकड़े गए हैं तो हम मदद का इंतजार नहीं कर सकते। हमें आज रात ही कार्रवाई करनी होगी। आरव ने उस दिशा में देखा जहां वे लोग गए थे, उत्तर पश्चिम की ओर, एक ऐसे क्षेत्र की ओर जहां वह भी कम ही जाता था। वहां कुछ था, कुछ ऐसा जिसे जंगल भी छिपाना चाहता था। और उस रात कोहरे से ढंके चांद की रोशनी में आरव जानता था कि 2 सैनिकों की खोज उन्हें जंगल के दिल में दबे एक बड़े रहस्य तक ले जाएगी। रात धीरे धीरे उतर रही थी। घने कोहरे के कंबल से जंगल के आसमान को ढंक रही थी। ऊंचे पेड़ों के बीच
आरव, लेफ्टिनेंट अर्जुन और हवलदार भीम चुपचाप उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, जहां वह विदेशी समूह गायब हो गया था। गीली पत्तियों की सरसराहट और रात के कीड़ों की भनभनाहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। आरव सबसे आगे चल रहा था। वह यहाँ के हर पेड़ और चट्टान को जानता था, लेकिन उस रात जंगल अलग महसूस हो रहा था, जैसे सामान्य से ज्यादा शांत हो, बहुत ज्यादा शांत। लगभग 1 घंटे चलने के बाद वे काई से ढकी एक छोटी चट्टान पर पहुंचे। उसके पीछे से पेड़ों के बीच से नारंगी रंग की रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही थी। आरव ने रुकने और झुकने का इशारा किया। पत्तियों के दरार से उन्होंने उसे देखा। एक गुप्त शिविर जिसमें बड़े बड़े तंबू, अत्याधुनिक संचार उपकरण और कुछ सशस्त्र लोग पहरा दे रहे थे। बीच में 2 वयस्कों की ऊंचाई का एक बड़ा काले चांदी रंग का पत्थर खड़ा था। यह एक सामान्य पत्थर जैसा दिखता था, लेकिन इसकी सतह पर केबल और अजीब तरह से चमकने वाले उपकरण लगे थे। यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है, आरव ने फुसफुसाया। यह यहां का नहीं है। अर्जुन ने पत्थर को ध्यान से देखा। यह उल्कापिंड की धातु जैसा लग रहा था, लेकिन वे इस पर उपकरण क्यों लगा रहे हैं? भीम ने अपना थूक निगला। चाहे जो भी हो, हमारे 2 साथी उस तंबू के अंदर हो सकते हैं सर। अर्जुन ने तेजी से सिर हिलाया। आरव, क्या तुम थोड़ी गड़बड़ी पैदा करने में मदद कर सकते हो? आरव ने एक पल सोचा। उसने अपना बैग खोला और बैटरी और एक पुराने कैन से बनाया हुआ मिनी फ्लेयर निकाला। उसने धीरे धीरे उसके तार घुमाए, एक छोटी सी चिंगारी से ट्रिगर चालू किया। जैसे ही मैं इसे पश्चिम की ओर फेंकूंगा, वे वहां आएंगे। तुम लोग पूर्व की तरफ से अंदर जाना। अर्जुन ने उस लड़के को एक पल के लिए देखा, प्रशंसा और चिंता के साथ। तुम्हें यकीन है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो बेटा? आरव थोड़ा मुस्कुराया। मेरे दादाजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसने उस उपकरण को पश्चिम की ओर पेड़ों में फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में पत्तियों के बीच एक तेज नीली रोशनी चमकी और पहरेदारों की घबराई हुई चीखें सुनाई दीं। वह क्या था? वहां जाकर देखो। जैसे ही पहरेदार भागे, अर्जुन और भीम तेजी से मुख्य तंबू में घुस गए। आरव पीछे पीछे गया, अपनी सांस रोके हुए। तंबू के अंदर उन्होंने खोए हुए 2 सैनिकों को बंधा हुआ पाया, लेकिन वे जीवित थे। भीम ने तुरंत उनकी रस्सियां काट दीं, लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकल पाते, तंबू के दरवाजे की तरफ से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। आरव ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। एक लंबा काले चोगे वाला आदमी वहां खड़ा था, जिसके हाथ में एक धातु की छड़ी जैसा उपकरण था, जिसके सिरे पर लाल बत्ती जल रही थी। उसकी आंखें आरव को घूर रही थीं और उसके सीने पर वैसा ही लॉकेट लटका हुआ था जैसा उसके दादाजी का था। आरव स्तब्ध रह गया। तुम्हें वह हार कहां से मिला? उस आदमी ने थोड़ा मुस्कुराया। तुम नहीं जानते कि तुम वास्तव में कौन हो बेटा। और इससे पहले कि आरव कुछ और पूछ पाता, पूरा तंबू हिल गया। शिविर के बीच में रखा काला पत्थर एक तेज रोशनी उत्सर्जित करने लगा, जो रात के आकाश को रोशन कर रहा था। अर्जुन चिल्लाया, सब लोग अभी बाहर निकलो। लेकिन आरव अभी भी उस पत्थर को देख रहा था, क्योंकि उसकी चमक के बीच उसने कुछ सुना। एक आवाज जैसे उसका नाम पुकार रही हो। उस काले पत्थर से निकली रोशनी और तेज हो गई, कोहरे को चीरती हुई और पेड़ों से टकराती हुई। उसकी आवाज एक विशाल हृदय की धड़कन की तरह गूंज रही थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन पहले तो धीरे धीरे कांपी, फिर समय के साथ और तेज होती गई। आरव ने चकाचौंध करने वाली रोशनी से अपना चेहरा ढंक लिया, लेकिन उसके बीच उसने एक आवाज सुनी। न तो इंसानी आवाज, न ही प्रकृति की गूंज। एक कोमल फुसफुसाहट जो उस धुन जैसी थी जिसे उसने कभी अपने दादाजी के पुराने रेडियो से सुना था। आरव, अब तुम्हारे जानने का समय आ गया है। अर्जुन ने आरव का कंधा जोर से खींचा। हमें अभी बाहर निकलना होगा। लेकिन काले चोगे वाला आदमी तंबू के सामने खड़ा हो गया। वह आरव को तीखी नजरों से देख रहा था, जैसे किसी ऐसी चीज का मूल्यांकन कर रहा हो जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दादाजी बाहरी दुनिया से सिर्फ छिपने के लिए भागे थे? नहीं बेटा, वह इस रहस्य की, इस पत्थर की शक्ति की रक्षा कर रहे थे, और अब उनका खून तुम्हें पुकार रहा है। आरव चुप हो गया। वे शब्द बिजली की तरह उसके दिमाग पर पड़े। तुम मेरे दादाजी को जानते थे, उस आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हम कभी एक ही टीम में थे। लेकिन वह पीछे हट गया, क्योंकि वह जानता था कि यह शक्ति किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। भीम ने अपनी बंदूक तैयार की। उसकी बात मत सुनो,
भीम ने अपनी बंदूक तैयार। आरव, यह तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन आरव ने उस पत्थर की ओर कदम बढ़ाया जो अब जोर जोर से कांप रहा था। उसकी सतह पर अजीब प्रतीक दिखाई दिए जो एक नाड़ी की तरह चमक रहे थे। हर कदम नजदीक आने पर उसकी जेब में रखा छोटा रेडियो भनभनाने लगा। उसकी फ्रीक्वेंसी उस पत्थर की आवाज के साथ मिल गई। आरव ने धीरे से उसकी सतह को छुआ। तुरंत एक सफेद रोशनी की चमक हवा में भर गई। सबने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक पल में आरव ने कुछ देखा। आंखों से नहीं बल्कि अपने मन में। उसने अपने दादाजी को उसी जगह पर सालों पहले खड़े हुए देखा, वर्दी पहने लोगों के एक समूह से बात करते हुए। यह पत्थर कोई हथियार नहीं है, उसके दादाजी की आवाज ने कहा। यह हमसे पहले की सभ्यता का एक बचा हुआ संदेश है, एक संकेत, युद्ध का उपकरण नहीं। जो कोई भी इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा वह इसे नष्ट कर देगा। वह चमक गायब हो गई। आरव लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसकी सांसें भारी थीं। अब वह समझ गया था, वह पत्थर शक्ति नहीं बल्कि एक चेतावनी थी, और काले चोगे वाला आदमी उसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। हाँ,